নমস্কাৰ আটাইকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যে ABP নিউজ এটা হিন্দী চেনেল ABP নিউজ এই চেনেলত এটা চৰ্চা হৈছিল যোৱা 23 তাৰিখে যি বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে বাজেট দাখিল কৰিছিল। সেই বাজেটৰ ওপৰত এটা চৰ্চা হৈছিল আৰু এই বাজেট চৰ্চা অনুষ্ঠানটোত এংকৰ ৰোমানাৰ সৈতে গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া সাংসদ গৌৰৱ ডাঙৰীয়া অসমৰ তেখেত কিদৰে চৰ্চা কৰিলে বা এই ৰোমানা এংকৰগৰাকীৰ কঠিন কঠিন প্ৰশ্নৰ উত্তৰবিলাক কিদৰে তেখেতে উপস্থাপন কৰিলে সেয়া আমি চাবলৈ পাৰিম এই ভিডিঅ'টোত। আহকচোন চাওঁ ভিডিঅ'টো। যদি চেনেলটোত প্ৰথম প্ৰৱেশ কৰিছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। सुनेंगे विपक्ष की आवाज। हमारे अगले मेहमान हैं गौरव गोगोई जी। सर, आपका बहुत स्वागत है, प्लीज मंच पर आइए। कांग्रेस के नेता हैं, असम की जोराहाट सीट से सांसद हैं और सदन में विपक्ष के उपनेता हैं। रोमाना जी, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी आप प्लीज मंच पर आइए। और महंगाई बेरोजगारी को लेकर लगातार आप गौरव गोगोई की आवाज सुनते हैं, वो सवाल उठाते रहते हैं, लेकिन अब इस बजट को किस तरीके से देखते हैं, इस पर चर्चा की शुरुआत करेंगी रोमाना। शुक्रिया पूजा। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इरसार खान। हमारे साथ यहां पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई मौजूद हैं, लोकसभा में डेप्यूटी एलओपी हैं और बजट को लेकर शिखर सम्मेलन का ये मंच जिस पर भारत के बजट पर हम चर्चा कर रहे हैं। मेरा पहला सवाल आपसे गौरव ये है कि इस बार का बजट मतलब ये मोदी 3.0 का बजट है। पिछले 10 बजट हम देख चुके हैं इस सरकार के 11वां बजट, लेकिन इस बजट पर जितना विपक्ष हमलावर है, क्या वाकई में बजट में इतनी खामियां हैं या फिर ये विपक्ष के बढ़े हुए नंबर्स, बुलंद हौसला, इस वजह से इतना शोर? रोमाना जी, मैंने बजट प्रकाशित होने से पहले ही कह दिया था कि इस बजट से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। मैं पहले दिन से कह रहा था कि जो पिछले 7-8 वर्षों से जो बजट हमें मिल रहा है वही मिलने वाला है। वो क्या है कि चंद उद्योगपतियों को जहां जहां उनको नया उद्योग में निवेश करना है उनको मदद करने के लिए सरकार टैक्स सब्सिडी या विभिन्न तरीके के स्कीम निकालेंगे। बाकी जो छोटे मध्यम वर्ग, किसान, छात्र, हमको सिर्फ स्लोगन सुनाई देंगे और वही इस बार हुआ। इस बार हमने देखा कि चाहे न्यूक्लियर हो, रेयर अर्थ मटेरियल्स हो, आप देखिएगा बस अगले महीने में मैं आपको भविष्यवाणी देता हूं कि ये जो नए जो ये सब्सिडी स्कीम्स, कृषि क्षेत्र में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, हाई यील्डिंग वैरायटीज में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, न्यूक्लियर यील्डिंग में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, 1 महीने बाद आपको एक बड़ा उद्योगपति का नाम आएगा कि वो इस क्षेत्र में घुसने वाले हैं। नहीं, हमने तो जहां से शुरुआत हुई इस बजट की वहीं से देखा और शुरुआत रोजगार के मोर्चे से हुई, क्योंकि इस बार बजट का फोकस एम्प्लॉयमेंट से शुरू हुआ। हमने तो 1,48,000 करोड़ का जो प्रावधान रखा गया, 2 लाख करोड़ का जो प्रावधान रखा गया नौकरियों को लेकर, रोजगार को लेकर, वो भी देखा। स्लोगन है। क्यों स्किल इंडिया में स्लोगन नहीं था? हाँ। स्किल इंडिया जब राजीव प्रताप रूडी जी जब स्किल मंत्रालय संभाल रहे थे तब भी बड़ा टारगेट था। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का बड़ा टारगेट था। आप पार्लियामेंट के रिप्लाईज निकाल लीजिए, सरकार के रिप्लाईज निकाल लीजिए, कितने उन्होंने टारगेट वो संपूर्ण किए। तो ये तो हमको स्लोगन है, ये हमको पता है। स्किल इंडिया एक स्लोगन था, एक नया स्लोगन है। पर आपको नई सोच नहीं लग रही है सरकार की कि सरकार जो है वो बाकायदा एम्प्लॉयमेंट के लिए इंसेंटिव दे रही है? नया स्लोगन है। मोदी 1.0 का स्लोगन था कि मे बी 10 लाख लोगों को हम स्किल करेंगे। मोदी 2.0 का स्लोगन था स्किल इंडिया। मोदी 3.0 का एक नया स्लोगन है। तो स्लोगन से तो अब कोई बदलाव होगा नहीं, पर हां, ये सरकार अपनी कमजोरी इतनी मतलब खुलेआम प्रकाशित करेगी। बार बार अपने बिहार में सहयोगी दल को खुश करने के लिए बार बार उनके मनचाहे अनुसार ऐसे उम्मीद निकालेगी, ऐसे निर्णय निकालेगी। ये तो मैं नहीं अपेक्षा नहीं करता। तो मतलब गौरव को लगता है कि बिहार को नहीं दिया जाना चाहिए था ये पैसा? आपको ऐसा लगता है? मुझे लगता है कि बिहार के लोग भी संतुष्ट नहीं है रोमाना जी। मुझे लगता है मतलब बिहार को ज्यादा पैसा दिया जाना चाहिए। मुझे लगता बिहार को भी और मदद मिलना चाहिए। बिहार के जो वास्तविक समस्याएं हैं उन पे सुधार देना चाहिए था।
आज भी बिहार के लोग जो चाहते हैं उनको नहीं मिल रहा। आज 59,000 भी करोड़ अगर दे दिया आज भी सरकार ने बजट में बिहार अभी में, आप देखिए, तो उस पर तो आप इत्तिहाय तौबा मचा रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कम मिल गया, और अगर ज्यादा मिलता तो आप कह रहे हैं बेहतर होता है। बिहार में कितने सारे पुल टूटे हैं, हाँ, पिछले 1-1.5 महीने में कितने सारे पुल टूटे। मैं तो बोल रहा आंध्र प्रदेश के लोग भी खुश नहीं है। हमारी आपत्ति कहां है कि आप यूनियन ऑफ इंडिया हैं, आपका काम है हर प्रदेश को समान अधिकार। आप कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात कहते हैं, चलो एक और स्लोगन, वो तो कभी झूठी होना था। तो आप सबका नाम, सबका ध्यान देते, पर नहीं किया। और जहां पे आपने जो 2 राज्यों में जो आपने काम किया, उन राज्यों के लोगों के हित में नहीं, उन राज्यों में जो 2 दल हैं उनके नेता के साथ आपका अच्छा ताना बाना चलता रहे। और मैं तो रोमाना जी, मैं समझ नहीं आता, ये इतनी कमजोर सरकार। बिहार, मानो बिहार का निर्वाचन इस वर्ष हो रहा है, बिहार का निर्वाचन अगले वर्ष है। अगर बिहार के लिए चुनावी बजट निकालना भी था तो अगले वर्ष में निकालते। आज तो हरियाणा, महाराष्ट्र हो, उनको तो उन्हें भूल गए। तो यही तो देखिए, आपने खुद ही कह दिया, सरकार तो यही कह रही है कि ये कोई कमजोर है। लोक लुभावन और चुनावी बजट थोड़ी है। चुनावी बजट होता तो इस साल जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां पर हमारी नजर रहती ना। कितनी कमजोर सरकार है ये। जरूरत नहीं है बिहार को, कितनी कमजोर सरकार है। जरूरत नहीं है बिहार को, सब प्रदेश को जरूरत है। और मैं अभी भी बोल रहा हूं कि हाँ। बिहार और आंध्र में जो वास्तविक समस्याएं हैं, हाँ। अभी भी जो दिया गया है वो कम है, ये पर्याप्त नहीं है। नहीं, तो आप लोगों का विरोध फिर जायज नहीं लगता है ना। आप खुद ही कह रहे हैं जो दिया है वो ठीक है, देना चाहिए था, ये कम दे दिया और देना चाहिए। फिर आप कह रहे हैं ये देखो जी, ये सहयोगियों को खुश करने के लिए दे रहे हैं। जब आप मान भी रहे हैं कि देना चाहिए था, उन्हें जरूरत भी है, और आप कह रहे हैं और ज्यादा देना चाहिए था, तो फिर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि साहब ये सहयोगियों के दबाव में दे रहे हैं? फिर तो बनता था उनका, दे दिया उनको, आपको कहना चाहिए कम क्यों दिया, और दो। चलिए, अब मैं अपनी बात रख, आपने अपनी प्रश्न रखा, मैं अपनी बात रखता हूं। हम 2 चीजें कह रहे हैं। हाँ जी, हम सबसे पहले कह रहे हैं कि बस सत्ता को, सत्ता पर कायम रखने के लिए आपने सौदेबाजी की वो 2 राजनीतिक दलों के साथ, और इस सौदेबाजी में आपने पूरे देश के साथ अन्याय किया, पूरे देश के साथ नाइंसाफी की, बस और सिर्फ अपने कुर्सी को बचाने के लिए। और दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि ये 2 आपने जो घोषणाएं किए हैं, इससे आप बिहार की जनता को खुश कर देंगे और बिहार में आपकी जीत निश्चित है, इससे आपके आने वाले समय में आंध्रा की जीत निश्चित है, तो ये भी आपका भ्रम है, ये भी आपका अफवाह है। आज भी इस बजट के अनुसार बिहार की जनता खुश नहीं है। तो ये 2 बातें हैं। मुझे लगता नहीं कि इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड बात है कि आप जैसे अनुभवी पत्रकार नहीं समझे। आप कह रहे हैं ये कुर्सी बचाओ बजट है, आप कह रहे हैं कुर्सी बचाओ बजट। ये बजट एक कमजोर सरकार की मजबूरी में बनी हुई बजट है, जिसमें ये बार बार अपने 2 दलों को, जनता को नहीं, उन 2 दलों को, नेताओं को खुश करने के लिए बजट है। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, एक तो ये वाला मुद्दा जिस पर आप घेर रहे हैं, दूसरा आप ये कह रहे हैं कि साहब ये कट कॉपी पेस्ट है। अब अगर कट कॉपी पेस्ट है तो मतलब आप श्रेय भी लेना चाह रहे हैं कि देखो देखो जो हमने अपने मैनिफेस्टो में कहा था, एक तरीके से वही बजट में सरकार लागू कर रही है। और दूसरी तरफ आप इस पर सवाल उठा रहे हैं कि बिल्कुल बेकार बजट है जी, इससे कुछ नहीं होने वाला। तो ये बातें दोनों तो सही नहीं हो सकती हैं। जो नकल किया तो अच्छी तरीके से नकल तो करे। अच्छा, नकल करने में भी उनके फेल हो गए। कैसे? हमने अप्रेंटिसशिप हमने निकाला था। हाँ, अप्रेंटिसशिप में हमने बोला था कि हम जो अमाउंट हमने फिक्स किया है, हम इतना अमाउंट हम फिक्स करना चाहते हैं, 8,500। वो अप्रेंटिसशिप वो ढंग से नकल नहीं कर पाए। तो जो भी अगर नकल भी करना है, थोड़ा बहुत जो नकल किया वो भी ढंग से करते। एंजल टैक्स हमने कहा था कि एंजल टैक्स में आप इसको हटा दीजिए, उन्होंने एंजल टैक्स किया। लेकिन इंडेक्सेशन के साथ जो उन्होंने ये जो फेरबदल किया है, उससे आज मुंबई में मुंबई के लोगों को फ्लैट खरीदने में कितनी और परेशानी होगी आप लोग जानते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं नकल करो। एमजीएनरेगा आज भी वो चल रहा है, पर एमजीएनरेगा की बात नहीं करते। आज अगर एक स्कीम है जिसने कोविड के समय लोगों की मदद की, वो एमजीएनरेगा है, मनरेगा। एमजीएनरेगा, मनरेगा, आप जैसे आप उचित समझे। तो नकल करिए तो अच्छी तरीके से करिए, सुझाव लेना है तो सुझाव लीजिए हमसे। हमने पहले दिन से कहा
कि हम एक सकारात्मक सरकार बनना सकारात्मक विरोधी बनना चाहते हैं। हम भी कबूल करते हैं कि हमारे पास वो संख्या नहीं है जिससे कि हम सरकार बना पाए, लेकिन हमें शत्रु की तरह ना ले। अगर हमारे पास कोई सुझाव है, अगर कोई अच्छे सुझाव है तो लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी जी बात कहते हैं सहमति, लेकिन कथनी और करनी में फर्क है। सहमति की बात करते हैं जब हम बोलते हैं कि डिप्टी स्पीकर परंपरा के अनुसार आप विरोधी पक्ष को दीजिए, वो नहीं मानते। हम सहमति की बात कहते हैं, हम बोलते हैं कि मणिपुर की बात सुन लीजिए, वो नहीं सुनते। सहमति की बात करते हैं, हम बोलते हैं कि एक दिन का आप ये वो पूछते हैं ना डेप्यूटी स्पीकर, आप परंपरा याद दिलाते हैं। राज्यों की अगर बात की जाए तो आपके राज्यों में कौन सी स्टेट के अंदर डेप्यूटी स्पीकर जो है वो विपक्ष का है? क्योंकि आप परंपरा की बात करके आप सत्ता पक्ष को केंद्र में घेरते हैं, पलटकर वो यही तर्क देते हैं। मैं तो रोज डिबेट करती हूँ, वो यही कहते हैं, आकर इसका जवाब दे दीजिए। तो बात कहते हैं तो वो बोलिए ना कि वो अपने आप को क्या साबित करना चाहते हैं। क्या वो ये साबित करना चाहते हैं कि हम कांग्रेस से अलग है, या वो साबित करना चाहते हैं कि वो कांग्रेस 3.0 है? बोलिए ना, तो वो भी अपना वो करे। अच्छा, क्या करना चाहते हैं? तो मतलब जो कांग्रेस करती है वो गलत है, बीजेपी उसका पालन नहीं। अगर उनको बोलना है कि कांग्रेस जो करती है गलत है, तो कांग्रेस का क्यों नकल करते हैं? तो दिखा दीजिए अपने उदाहरण के रूप से। सहमति की बात करते, हमने बोला नीट पे एक दिन की चर्चा करो, आज तक चर्चा हुई नहीं। आप सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि दोबारा परीक्षा नहीं होगी, अब ये लोग समझते कि उसके हमें क्लीन चिट मिल गया। हाँ। अगर क्लीन चिट, अगर ये आपको क्लीन चिट मिला है तो एनटीए के चेयरमैन को क्यों हटाया गया? अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इतने सारे बच्चों को अगर हम दोबारा परीक्षा कराए तो बहुत असुविधा होती है, हम मानते हैं, तो लेकिन ये भी तो है कि दोबारा अगर परीक्षा हो, परीक्षा का पेपर लीक नहीं हो सकता, ये गारंटी आज भी सरकार नहीं दे सकती। नेट का परीक्षा, सीयूटी का परीक्षा डार्क वेब में हो गया, लीक होता है। और शिक्षा मंत्री जब हम उनसे कहते हैं कि आप नैतिक जिम्मेवारी लें, तो वो कहते हैं कि मैं क्यों लूं, मुझे तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाया है। ऐसा तो नहीं कि भगवान ने बनाया है। मोदी जी को लगता होगा कि वो भगवान के रूप हैं, नहीं है, इंसान है। इंसान से भी भूल होती है, मंत्री से भी भूल होती है, और नैतिक जिम्मेवारी भी एक बात होती है। ठीक है, आप यहाँ पे बहुत फोकस कर रहे थे कि साहब इस बजट में जो सरकार है वो मजबूर सरकार है, उसका फोकस बस 2 ही स्टेट्स पर रहा, लेकिन सरकार की तरफ से तो 2 स्टेट्स नहीं, 2 दल जो 2 राज्यों के अंदर शासन 2 स्टेट्स नहीं, 2 दल। ठीक है, लेकिन सरकार तो कहती है कि उसने तो कोई भेदभाव किया नहीं है। वो तो बताती है किस तरीके से सभी स्टेट्स के लिए कुछ ना कुछ है। और नाम लेने की जहां तक बात हुई तो वो तो सिक्किम का नाम भी और हिमाचल प्रदेश का नाम जब ले रही थी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट भाषण में, तो बाकायदा मैंने गौर किया कि उनकी नजर विपक्षी दलों की तरफ, जो जहां पर विपक्ष के सांसद बैठे हुए थे, आपकी तरफ भी शायद उन्होंने देखा था ना। बहुत मैं तो आपको काबिले तारीफ है, आपने इतना पकड़ लिया। हाँ, वास्तविक वो मेरे तरफ देख रही थी, क्योंकि मैंने कहा था कि आप कोसी नदी की बात करें, नेपाल की बात करें तो ब्रह्मपुत्र की बात करें, आप दार्जिलिंग की बात करें, उत्तर बंगाल की बात करें, कर्नाटक की बात करें। आज दिल्ली में हल्का सा बारिश हुआ, दिल्ली में आर्टिफिशियल फ्लडिंग है, कहीं हमें स्मार्ट सिटी दिखता नहीं है। तो देखिए, सत्ता पक्ष अपनी बात रखेगी, लेकिन मुझे कहने की जरूरत नहीं है। आज आप विभिन्न जो जितने भी अखबार आए हैं, अखबार का फ्रंट पेज पढ़ लीजिए। हर अखबार का फ्रंट पेज ये कहता है कि ये मजबूरी में बनी हुई एक बजट है। अब हम तो विपक्ष में, हमारा तो इतना दबदबा नहीं है अखबारों पर, वो तो सत्ताधारी सरकार का है, लेकिन अखबार जो जिसका दबदबा हमारा उन पे नहीं है। आज सारे अखबार के फ्रंट पेज देख लीजिए, सभी ने कहा कि कमजोर बजट, राजनीतिक परिस्थितियों को समझते हुए 2024 के